गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नीलकंठ इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं लेखिका परिचय। लेखिका है बच्चों महादेवी वर्मा। नीलकंठ पाठ को किसने लिखा है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में छायावादी युग की महत्वपूर्ण स्तंभ मानी जाती है। इनका जन्म 26 मार्च 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल इंदौर में हुई। 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के बाद नारी शिक्षा प्रसार के मंतव्य से प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। वो उसकी प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत रही। समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए और स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया। और उसके साथ साथ जो प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की उसकी प्रिंसिपल भी रही। ठीक है बच्चों। महादेवी कवित्री होने के साथ साथ विशिष्ट गद्यकार भी थी, मतलब कविता भी लिखती थी और कहानियाँ भी। इनकी कृतियाँ इस प्रकार हैं। कविता में देखिए निहार, रश्मि, निर्जया, यामा, संध्या गीत, दीपशिखा, अग्निरेखा इनके प्रसिद्ध कविताओं का संग्रह। और गद्य साहित्य अतीत के चलचित्र, स्मृति रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, गिल्लू आदि। बच्चों जो मेरा परिवार है, मेरा परिवार में महादेवी वर्मा बहुत से पशु पक्षियों को पाला करती थी। तो जितने भी पशु पक्षियों को पाला है सबके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। तो इन सब के बारे में जो कुछ लिखा है वो मेरा परिवार नामक पुस्तक में इकट्ठा किया गया है। तो मेरा परिवार पुस्तक से ही आज हम थोड़ा सा भाग पढ़ेंगे। नीलकंठ मेरा परिवार का एक अंश है। तो आइए देखते हैं विषय परिचय। मानव की भांति पशु पक्षी भी मानव से उसी भांति स्नेह करते हैं जैसे मानव उनसे करता है। मानव की भांति वे भी संवेदनाओं को समझते हैं, इमोशंस को समझते हैं। जीव जंतु मानवीय भावनाओं से प्रेरित होते हैं। हम अपने थोड़े से प्रयास से जीव जंतुओं से प्रेम, सहयोग और कर्तव्य की भावना जागृत कर सकते हैं। अतः हमें जीव जंतुओं पर किसी प्रकार का अत्याचार न करके उनसे प्रेम भाव रखना चाहिए। ठीक है बच्चों। अगर हम सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, सभी से स्नेह रखें, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, प्रेम की जो भावना है सभी समझते हैं। ठीक है ना। तो हम पशु पक्षी से अगर प्रेम रखें तो वो भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे हम उनके साथ व्यवहार करते हैं। तो आइए देखते हैं नीलकंठ पाठ का सारांश। महादेवी वर्मा द्वारा रचित पाठ नीलकंठ जीव जंतुओं पर आधारित है। इस पाठ के माध्यम से लेखिका के जीव जंतुओं के प्रति अथाह प्रेम, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम और सहानुभूति का परिचय मिलता है। एक दिन महादेवी वर्मा अपने किसी अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी, मतलब कोई उनके घर गेस्ट आया था, उनको स्टेशन छोड़ने गई और वहां से वो लौट रही थी। उन्हें चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आया, मतलब जहाँ पर चिड़िया और खरगोश या पशु पक्षी बेचे जाते थे। वो बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान पर जा पहुंची। महादेवी को देखते ही सलाम करके उसने बताया कि शंकरगढ़ का कोई शिकारी 2 मोर के बच्चे दे गया है। शिकारी क्या करते थे? पशु पक्षियों को पकड़ते थे, उनके बच्चों को पकड़ते थे और दुकान पर बेच देते थे। एक मोर और एक मोरनी। लेखिका ने मोर के बच्चे को देखना चाहा। वे पिंजरे में बंद थे। लेखिका ने 35 रुपये देकर उन दोनों को खरीद लिया। किसको? जो मोर के 2 बच्चे थे, जो पशु पक्षी बेचने वाला था उस दुकान पर 35 रुपये में दोनों खरीद लिया और पिंजरा लेकर गाड़ी में बैठ गए। कार में पिंजरा रखते ही दोनों पक्षी शावक छटपटाने लगे। शावक यानी पक्षी का जो बच्चा है। उनकी हलचल से पिंजरा मानो सजीव और उड़ने योग्य हो गया हो। पिंजरे में ही वो फड़फड़ाने लगे। घर पर सब उन पक्षियों को तीतर बताने लगे और कहने लगे कि तुम ठग गई, मतलब
महादेवी वर्मा ने मोर समझ के लिया था। तो जैसे ही घर गई, जितने भी नौकर थे, जो भी उसके घर में जितने भी लोग थे, सभी लोगों ने कहा कि ये तीतर है, तुम्हें उसने ठग लिया, धोखा दिया। लेखिका यह सुनकर चिढ़ गई। उसने अपने पढ़ने लिखने वाले कमरे में पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों कभी मेज के नीचे तो कभी अलमारी के पीछे घुस जाते। इस प्रकार दिन भर लुका छिपी से थक कर रात को वे रद्दी की टोकरी में बैठने लगे। पूरे दिन इधर उधर उछल कूद करते और रात में जो रद्दी का जो टोकरी था उसमें बैठ जाते। 1-2 दिन में जब उनका डर खत्म हो गया तो पूरे कमरे का चक्कर लगाने लगे। जाहिर सी बात है, इंसान ये हो या पशु पक्षी, डर खत्म हो गया तो जहाँ दिल किया वहाँ चले जाएं। तो इसी तरह से जो मोर के जो बच्चे थे, मोर और मोरनी, पूरे घर का चक्कर लगाने लगे। लेकिन उन्हें अन्य जीव जंतुओं से बचाने के लिए कमरे में बंद रखना ही ठीक समझा, क्योंकि बहुत छोटे थे और भी जैसे उन्होंने पशु पक्षी पाल रखे थे, तो उनसे बचाने के लिए कमरे में बंद करना ही उन्होंने उचित समझा। बड़ी कठिनाई से एक दिन महादेवी वर्मा ने इन पक्षियों को दूसरे जीवों के साथ जाली घर में पहुंचा दिया। जाली घर मतलब जो घर बना था वो जाली नुमा था, उसमें सारे पशु पक्षी रहते थे। जहाँ अन्य पालतू पशु रहते थे, उनके वहाँ पहुँचते ही हलचल मची। कबूतर, खरगोश, तोते सभी उनके इर्द गिर्द जमा होने लगे, मतलब उनके चारों तरफ इकट्ठा होने लगे। उन्होंने नए मेहमानों का स्वागत वैसे ही किया जैसे परिवार में किसी नववधू का होता है। लेखिका बता रही है कि मोर और मोरनी का जितने भी पक्षी थे, पशु थे, उनको स्वागत किया किस तरह से, जिस तरह से परिवार में नई दुल्हन आती है तो उसका स्वागत होता है, ठीक वैसे ही मोर और मोरनी का स्वागत किया। धीरे धीरे मोर के बच्चे बढ़ने लगे। मोर के सिर की कलगी सघन, कलगी उसके सिर पर देखा होगा आपने, जो बाल होते हैं, ऊंची और चमकीली, गर्दन बिल्कुल ऊंची और चमकीली हो गई, चोंच टेढ़ी और तेज हो गई, गोल आंखों में नीली आभा चमकने लगी, आंखें नीली नीली, नीली गर्दन पर धूप छाई तरंगे उड़ती गिरती प्रतीत होती थी। उसका जो गर्दन है, उसके चलने से क्या होता था, गर्दन हिलता था तो ऐसा लगता था कि जो उसके गर्दन की जो नीली रंग के जो चमक है, कभी चमकता और कभी गायब हो जाता। तो इस तरह से प्रतीत होता था, ऐसा लगता है उसमें धूप पड़ रहा है, कभी कभी नहीं पड़ रहा है। लंबी पूंछ और पंखों में इंद्रधनुषी रंग झलकने लगे। उनके रूप आकार में निरंतर परिवर्तन होने लगा। मोरनी का विकास तो उतना चमत्कारी नहीं था, पर मोर की सहचारिणी होने का सबूत देने लगी। मोर की गर्दन नीली होने के कारण लेखिका ने उसका नाम रख दिया नीलकंठ, और मोरनी के सदा उसके पीछे पीछे घूमते रहने के कारण उसका नाम रख दिया राधा। तो मोर का क्या नाम है, नीलकंठ, और मोरनी का नाम रखा गया राधा। लेखक कहते हैं अपने स्वभाव और संस्कार वश नीलकंठ स्वयं जीव जंतुओं का सेनापति संरक्षक बन बैठा। उसका स्वभाव था सबके साथ घुल मिल कर रहना, तो इस तरह से सभी जीव जंतुओं का सेनापति बन गया, संरक्षक बन गया, उनका रखवाला। वह सबका ख्याल रखता और अगर किसी ने गड़बड़ की तो उसे दंडित भी करता, सजा भी देता था। खरगोश के छोटे बच्चे को वह चोंच से कान पकड़कर उठा लेता और वह जीव जंतुओं से बहुत प्रेम करता था। एक बार सांप ने न जाने कहाँ से जाली के भीतर आ गया और छोटा खरगोश उसकी पकड़ में आ गया। नीलकंठ ने उस पर वार करके खरगोश के बच्चे को बचाया और रात भर उसे अपने पंखों से गर्मी देता रहा। तो जैसे सांप ने खरगोश के बच्चों को पकड़ा, मोर ने उसको मार मार कर खरगोश के बच्चों को छुड़ाया और पूरी रात अपने पास रखा उसको। राधा ने जब तक दूसरे साथियों को सूचित किया, नीलकंठ सांप के टुकड़े कर चुका था। मोर ने क्या किया, सांप को मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया था और खरगोश के बच्चे को बचा लिया। मोर एक कलाप्रिय और वीर पक्षी है। वसंत ऋतु में आने पर मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुषी पंख फैलाकर नीलकंठ एक सहजात लय ताल में नाचता है। वसंत ऋतु में जब जो आपने देखा होगा, पशु पक्षी या कोयल की आवाज़ या मोर के नाचने की बात तो सामान्य है।
उस मौसम में सभी पशु पक्षी पसंद हो जाते हैं और मोर भी अपने इंद्रधनुषी रंग वाले पंखों को फैलाकर नाचना शुरू करता है। राधा उसके समान तो नृत्य नहीं करती, बल्कि क्या करती है, उसकी गतिविधियों में एक और पूरक ताल परिचय मिलता था। वह नीलकंठ यह जान गया था कि उसका जो नृत्य लेखिका को बहुत भाता है। नीलकंठ को क्या लग गया था कि जब वो नाचता है तो लेखिका को काफ़ी अच्छा लगता है। वह नृत्य लेखिका के जाली घर के पास पहुंचते ही अपना नृत्य आरंभ कर देता था। जैसे लेखिका जाली घर के पास पहुंचती तो अपने पंख फैलाकर नाचना शुरू करता। अगर आपने पढ़ा होगा बच्चों तो गौरव भी पाठ लेखिका ने लिखा है। इसमें भी जब गौरव यानी गाय को पाला था, उसका नाम गौरव रखा था। तो जब भी लेखिका गौरव के पास जाती वो गर्दन ऊंची कर देती थी सहलाने के लिए। ठीक इसी तरह से मोर भी लेखिका के पहुँचते ही वो नृत्य आरंभ कर देता था। लेकिन लेखिका के साथ देसी विदेशी भी होते थे। कुछ विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। नीलकंठ लेखिका की हथेली से बड़ी कोमलता से चने उठाकर खाता। वसंत ऋतु में जाली घर में रहना पसंद नहीं करता। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु थी वर्षा ऋतु। मेघ गर्जना के साथ उनका नृत्य आरंभ हो जाता था। जैसे ही बादलों की गर्जन शुरू होती है वैसे ही नाचना शुरू कर देते हैं और वर्षा की रिमझिम के साथ नृत्य का वेग बढ़ता जाता। इस सुखद आनंद का अंत करुण कथा में हुआ। एक दिन किसी कार्यवश लेखिका बड़े मियाँ की दुकान के सामने से निकली तो उन्होंने फिर गाड़ी रोकी। उनके पास एक मोरनी थी जिसके पंजों की उंगलियां टूटी थी। वो चिड़ियाघर की चिड़ीमार की हरकत थी। जो शिकारी था उसी की हरकत थी। उसे पकड़ने में उसके पैर टूट गए थे। लेखिका ने उस घायल मोरनी को 7 रुपये में खरीद लिया। लेखिका बहुत ही दयालु थी तो जो घायल मोरनी थी उसको 7 रुपये देकर खरीद लिया। मरहम पट्टी से वह 1 महीने में ठीक तो हो गई पर डगमगाती हुई चलने लगी। पैर उसका ठीक तो हो गया, जो घाव लगे थे, जो टूटा हुआ था ठीक हो गया, पर सीधे नहीं चल पाती थी। उसे भी जाली घर में पहुंचाया गया। वह उसका नाम कुब्जा रखा। वह बाकी जीव जंतुओं की भांति प्रेम मिलाप वाली नहीं थी। वह नीलकंठ और राधा को एक साथ नहीं देख पाती। वह नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी जबकि नीलकंठ उससे दूर भागता था। एक बार कुब्जा ने राधा के 2 अंडों को चोंच मारकर गिरा दिया जिन्हें वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। नीलकंठ राधा से अलग रहकर उदास रहने लगा। कई बार वह नीलकंठ जाली से निकलकर भाग जाता तथा कई बार आम की शाखाओं में भूखा प्यासा छिपा रहता। यानी कहने के तात्पर्य कि नीलकंठ को भी कुब्जा पसंद नहीं थी। वो राधा को ही पसंद करता था, राधा के साथ ही रहना पसंद करता था। तो कई बार क्या करता, वहाँ से निकलकर भाग जाता, भूखा प्यासा आम के पेड़ पर छिपा रहता। जब उसकी चाल में थकावट आ गई और उसकी आंखों में शून्यता रहती थी तो लेखिका सोचते थे कि कुछ दिनों में वह ठीक हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। 3-4 महीने के बाद एक दिन लेखिका ने देखा कि नीलकंठ पूंछ व पंख फैलाए धरती पर बैठा था। लेखिका के पुकारने पर वह हिला डुला नहीं, वास्तव में वह मर गया था। लेखिका उसे अपने शॉल में लपेटकर गंगा की धारा में प्रवाहित कराई। नीलकंठ के न रहने पर राधा भी निश्चेष्ट सी बैठी रहती। जो इस तरह से नीलकंठ का अंत हो गया। और जितने भी पशु पक्षियों को लेखिका ने पाल रखे थे, जब भी उसकी मृत्यु हो जाती तो उसको गंगा नदी में प्रवाहित कर देती थी। आषाढ़ महीने में बादल छाते तो वह कभी ऊंचे झूले पर चढ़कर तो कभी अशोक की डाल पर अपने तेज आवाज़ से नीलकंठ को बुलाती रहती। कौन? राधा। कुब्जा भी नीलकंठ को ढूंढती रहती। जाली का दरवाज़ा खोलते ही बाहर भागती। आम, अशोक, कचनार आदि वृक्षों की शाखाओं में उन्हें ढूंढती थी। एक दिन आम की शाखा से उतरी तो लेखिका के जो अल्सेशियन
कुतिया कजली उसके सामने आई। उसने कजली पर प्रहार किया। कजली ने भी 2 दांत उसके गर्दन पर लगाए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इन तीनों पक्षियों की विभिन्न प्रकृति लेखिका के लिए विशेष महत्व रखती थी। नीलकंठ तो राधा से अलग होने की वजह से वो मर गए, और राधिका जो थी उसको अल्सेशियन जो कुतिया कजली थी उसके साथ लड़ाई हुई, उसने मार दिए। तो इस तरह से मतलब जितने भी पशु पक्षी थे धीरे धीरे उनका अंत, जाहिर सी बात है कि जो भी जीव जंतु इस धरती पर हैं उनका अंत होना ही है। तो बच्चों इस पाठ्यक्रम में क्या सीख मिलती है कि हमें भी क्या करना चाहिए, पशु पक्षियों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, स्नेह पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। स्नेह पूर्वक व्यवहार से हम सभी को अपना बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपके नीलकंठ पाठ का सारांश और शब्दार्थ है। अनुसरण यानी नकल करना, संकीर्ण छोटा, आविर्भाव प्रकट होना, मार्जरी मादा बिल्ली, द्योति यानी चमक, ग्रीवा गर्दन, निश्चेष्ट बेहोश, मद्र गंभीर, मूंज रस्सी, आर्तक्रंदन पीड़ा से कराहना, पीड़ा दर्द से चिल्लाना। इसके बाद है बच्चों अभ्यास। तो देखिए यहाँ पर लिखा है पहला प्रश्न, मोरने के नाम किस आधार पर रखे गए। तो आप लिखेंगे मोर की गर्दन नीली थी इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया, और मोरनी सदा मोर के आसपास घूमती रहती थी इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। प्रश्न नंबर 2 है, जाली के घर में पहुंचते ही मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ। तो आप लिखेंगे जाली के बड़े घर में मोर के बच्चों के पहुंचते ही वहां हलचल मच गई। अन्य जीवों ने वैसा ही कौतूहल हुआ जैसा नववधू के आगमन पर परिवार के बाकी सदस्यों को होता है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़ा और उसके चारों ओर घूम घूमकर गुटरगू करने लगे। बड़े खरगोश गंभीर भाव से कतार में बैठकर उन्हें परखने लगे। छोटे खरगोश उनके आसपास उछल कूद मचाने लगा, और तोते मानो सही निरीक्षण के लिए एक आंख बंद करके उन्हें देखने लगे। प्रश्न नंबर 3, लेखिका को नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। तो आप लिखेंगे लेखिका को नीलकंठ का गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ उससे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना तथा गर्दन टेढ़ी करके शब्द सुनना आदि चेष्टाएं बहुत अच्छी लगती थी। इनके अतिरिक्त पंखों को फैलाकर जब उसका नृत्य करना लेखिका को बहुत ही अच्छा लगता था। प्रश्न नंबर 4, इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, वाक्य किस घटना की ओर संकेत करता है। तो आप लिखेंगे इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, वाक्य नीलकंठ और राधा के प्रेम और आनंद भरे जीवन में कुब्जा के आगमन की ओर संकेत करता है। नीलकंठ और राधा खुशी खुशी अपना वक्त गुजार रहे थे। कुब्जा ने आकर उनके जीवन की सारी प्रसन्नता का अंत कर दिया। वह उन दोनों को कभी साथ नहीं रहने देती थी। राधा को नीलकंठ के साथ देखकर वह उसे चोंच मारने दौड़ती। वह किसी अन्य जीव को भी नीलकंठ के पास नहीं जाने देती। वह चाहती थी कि नीलकंठ केवल उसके साथ रहे, और नीलकंठ उससे दूर भागता रहता था। कुब्जा ने उसके शांतिपूर्ण जीवन में कोलाहल मचाया कि बेचारे नीलकंठ के जीवन का अंत ही हो गया। प्रश्न नंबर 5, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था। तो आप लिखेंगे उत्तर, नीलकंठ को फलों और वृक्षों से अधिक फूलों से लदे नए पत्ते वाले वृक्ष अच्छे लगते थे। वसंत ऋतु में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते, अशोक के नए लाल पल्लवों से ढक जाते, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर और बेचैन हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। मतलब उसको पेड़ पौधों की हरियाली, फूलों से लदे वृक्ष काफ़ी अच्छे लगते थे। प्रश्न नंबर 6, जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया। तो आप लिखेंगे जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि कुब्जा किसी से मित्रता रखना ही नहीं चाहती थी। वह सबसे लड़ती रहती थी। उसे केवल नीलकंठ के साथ रहना पसंद था। वह और किसी को उसके पास जाने नहीं देती थी। किसी को उसके साथ देखते ही
चोंच मारना शुरू कर देती थी। तो यही एक वजह है जिसकी वजह से वो किसी के मित्र नहीं बन पाई। प्रश्न नंबर 7, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस प्रकार बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आप लिखेंगे, सांप ने शिशु यानी खरगोश के बच्चे को शरीर का पिछला हिस्सा मुंह में दबा लिया था। खरगोश ची ची करता हुआ चीख रहा था। नीलकंठ दूर झूले में सो रहा था। खरगोश की आवाज़ सुनकर वो झटके से वो नीचे आ गया और अपनी सहज चेतना से ही वो समझ गया कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश घायल हो सकता है। इसलिए उसने सांप के फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से मारा कि वह अधमरा हो गया। खरगोश उसके पंजे से छूट गया और बेसुध वहीं पड़ा रहा। सांप का काम तमाम कर नीलकंठ खरगोश के पास गया और रात भर उसे अपने पंखों के नीचे गर्मी देता रहा। इस घटना से नीलकंठ के स्वभाव की विशेषता का पता चलता है कि वो वीर, साहसी और उसमें मानवीय भावनाएं विद्यमान थी। अपने साथियों के प्रति प्रेम और उनकी रक्षा का ख्याल भी था। तो बच्चों, इस तरह से इस नीलकंठ पाठ में 7 प्रश्न हैं। 7 प्रश्नों को उत्तर हमने बता दिया। आप इसको नोटबुक में लिख लेंगे। इसी के साथ ये पाठ समाप्त हो गया। धन्यवाद। और आप वीडियो देखने के बाद आपको जो भी डाउट होगा मुझसे पूछेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।